तो हाय व्यूअर, आज तुम्हारा भाई लेके आया है टी फार्मा फर्स्ट ईयर का फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हिंदी में। तो वीडियो पर पहली बार हूँ तो सब्सक्राइब का बटन अवश्य प्रेस कर दें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आने वाली प्यारी वीडियो सेकंड चैप्टर की आप तक ज़रूर पहुँच सके। तो केमिस्ट्री का नोट चाहिए आपको तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। वीडियो के समाप्त होते ही वहाँ पर मैं नोट्स प्रोवाइड करा दूँगा। जो टेलीग्राम चैनल का है उसका वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो बिना देरी के शुरू करते वीडियो। लेट स्टार्ट वीडियो। फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री इंट्रोडक्शन इसका बेसिक रसायन। वह रसायन जो औषधि के डिजाइन एवं जैविक रूप से सक्रिय अणुओं के संश्लेषण के बारे में अध्ययन करते हैं उसे फार्मास्यूटिकल रसायन के रूप में जाना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य एक नए रासायनिक अणु प्राप्त करना है जो नए फार्मास्यूटिकल की खोज को सक्षम कर सकता है। वैश्विक रसायन में औषधियों का विकास एवं अध्ययन शामिल होता है। इसमें औषधि की खोज, अवशोषण, विवर्जन, चयापचय और उत्सर्जन आदि शामिल है। औषधि रसायन विज्ञान गुणवत्ता, आश्वासन, चयापचय, औषधि एवं रोग के उपचार को वैश्विक रसायन में शामिल किया गया है। वैश्विक रसायन में करियर फार्मास्यूटिकल कंपनियां, बायोटेक्नोलॉजी कंपनियां, ड्रग डेवलपमेंट एवं रिसर्च सुविधाएं हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनी में सुविधा है और इसमें ऑब्जेक्ट लिखना है आपको। उद्देश्य औषधि की गुणवत्ता की विशेषताएं वैश्विक रसायन में केंद्रित होती हैं। इसका मुख्य उद्देश्य गुणवत्ता नियंत्रण मानकों के अनुसार उनका विश्लेषण एवं मूल्यांकन करके औषधि उत्पादों के उद्देश्य के लिए योग्यता सुनिश्चित करना है। वैश्विक रसायन के कुछ उद्देश्य निम्नलिखित हैं। उद्देश्य नंबर फर्स्ट उद्देश्य है विभिन्न फार्मास्यूटिकल के विश्लेषण, शुद्धिकरण एवं लक्षण वर्णन के लिए आवश्यक ज्ञान आधार को बढ़ाने के लिए। सेकंड है इसका रसायनों, कांच के सामान तथा विश्लेषणात्मक उपकरणों के प्रभावी संचालन के लिए कौशल को बढ़ाने के लिए। थर्ड है फार्मास्यूटिकल, केमिकल एवं बायोमेडिकल उद्योगों में रसायनज्ञ के रूप में अपनी नौकरी की जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए आवश्यक छात्रों की उचित गुण तथा कौशल प्रदान करना। स्कोप कार्य क्षेत्र फार्मास्यूटिकल का क्या कार्य होता है। रोगों और रोगियों के उपचार के लिए औषधियों का विकास तथा निर्माण एवं विभिन्न जैविक प्रणालियों को विभिन्न रसायनों की सबसे प्रभावी रसायनों को कैसे प्रभावित करते हैं, इस पर शोध करने वाले विभिन्न क्षेत्र होते हैं जिनमें वैश्विक रसायन लागू किया जा सकता है। फार्मास्यूटिकल कंपनियों के अधिक उपयोगों की समीक्षा उस खाद्य एवं औषधि प्रशासन या FDA के रसायनज्ञ द्वारा की जाती है। स्किल रिक्वायर्ड इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। अगली हेडिंग डालनी है आपको, स्किल रिक्वायर्ड इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। वैश्विक रसायन में आवश्यक कौशल। डी फार्मा वाले बच्चों के लिए कौन सी कौशलता होनी चाहिए इनमें कंपनी में जाने के लिए। फार्मास्यूटिकल रसायनज्ञों के पास उच्च लिखित एवं मौखिक संचार होना चाहिए जो अन्य विषयों के वैज्ञानिकों के साथ संचार करते समय अमूल्य प्रतिभा हो तथा औषधि खोज प्रक्रिया में समूह के वादक होने चाहिए। वैश्विक रसायन में आवश्यक निम्नलिखित कौशल नीचे दिए गए हैं। नंबर फर्स्ट है औषधियाँ एवं मध्यवर्ती को शुद्ध करने की क्षमता होनी चाहिए। सेकंड है स्पेक्ट्रोस्कोपिक तकनीक होनी चाहिए। जैविक भूमिक वाली औषधियों की व्यापक समझ होनी चाहिए। अच्छा संचार कौशल। एरर, अगला आपकी हेडिंग है एरर, त्रुटि, गलतियाँ। क्या गलती नहीं होनी चाहिए। त्रुटि वास्तविक मान और मापित मान के मध्य अंतर को प्रदर्शित करता है। गलती क्या करता है, वास्तविक मान और मापित मान के अंतर को प्रदर्शित करता है। माप करते समय किसी भी त्रुटि को पूरी तरह समाप्त करना असंभव होता है।
यहाँ तक कि विशेष अनुभवी व्यक्ति के हाथों या किसी उपकरण द्वारा ही क्यों न मापा गया हो, उसमें थोड़ी बहुत त्रुटि हो ही जाएगी। सोर्स, क्या क्या सोर्स हो सकते हैं इसके? सोर्स ऑफ एरर, पहला, कभी कभी मानक वजनों में भी त्रुटि आ जाती है, राइट बात है। हवा के कारण स्केल रीडिंग ऊपर या नीचे हो सकती है, सही है। थर्ड है हमारा, हवा में धूल के कण संतुलन का पालन कर सकते हैं। फोर्थ है, लोहे के घटक चुंबकीय क्षेत्र में प्रभावित होते हैं, सही, ये भी है। एक है 5, गर्म या ठंडी वस्तुओं से वायु संवहन। नंबर 5 है हमारा, गुजरते ट्रक द्वारा उत्पन्न कंपन तथा भूकंपीय विक्षोभ को वजन को भी प्रभावित करती है। भूकंपीय विक्षोभ जो वजन को प्रभावित करती है। टाइप ऑफ एरर, एरर के क्या टाइप हैं? पहला है हमारा डिटर्मिनेट एरर, व्यवस्थित एरर। यह त्रुटि ऐसी होती है जिससे कि हम संभाल सकते हैं। यह त्रुटि विश्लेषण के दौरान संगत गलती किए जाने पर बदल सकती है, नियत रहती है। उदाहरण के लिए समझें, इन त्रुटियों को रोका जा सकता है या कम से कम किया जा सकता है। व्यवस्थित त्रुटि की पहचान करना और उसे सुधारना संभव होता है। कैसे? व्यवस्थित त्रुटि के स्रोत निम्नलिखित हैं। जैसे फर्स्ट है, सैंपल या नमूने के दौरान उत्पन्न गलती। जैसे सैंपल ले रहे हैं हम, तभी गलती हो जाए तो हम उसे सुधार सकते हैं। नमूने की गलत मात्रा तोलने के कारण, गलत मात्रा तोली तो हम दोबारा से उसे तोल सकते हैं, इसमें त्रुटि संभाली जा सकती है। अनुमापन की गलत सांद्रता। फोर्थ है, संवेदकों का सही से लगाना होना। सही से नहीं लगे हम तो उन्हें सही से लगा के काम कर सकते हैं आगे। और दूसरा है इनडिटर्मिनेट एरर, इसे हिंदी में कहते हैं अव्यवस्थित या अनिश्चित त्रुटि। इस प्रकार की त्रुटियां अप्रत्याशित और पहचानने में मुश्किल होती हैं। इस प्रकार की त्रुटियों के निम्नलिखित स्रोत होते हैं। ये ऐसी त्रुटि होती हैं जिन्हें हम पहचान नहीं सकते, जैसे सैंपल को गलत तरीके से ही लेना। और सेकंड है, यंत्रों का सही से कार्य ना कर पाना। और 3, गलत तरीकों से विभिन्न विधियों का प्रयोग करना। 4th है, ब्यूरेट में बुलबुले का उपस्थित होना। हमने ब्लड लिया, उसमें बुलबुले आ गए तो पहले से ही खत्म। सैंपल लेते समय कम धुला होना। और हमारा 6 है, कम अनुभवी कार्यकर्ता। और 3rd एरर, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ग्रोस एरर, जो कि सकल त्रुटि कहते हैं हिंदी में। यह है डिटर्मिनेट एरर और इनडिटर्मिनेट एरर, मतलब व्यवस्थित त्रुटि और अव्यवस्थित त्रुटि दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। ये त्रुटि व्यवस्थित और अव्यवस्थित कह लो या यादृच्छिक, दोनों प्रकार की त्रुटियों का एक संयोजन है। यह विश्लेषण के दौरान की गई बड़ी गलती का परिणाम है। सकल त्रुटि के स्रोत निम्नलिखित हैं। कैसे? फर्स्ट है हमारा संकेतन की गलतियां। सेकंड, गणना में त्रुटि। थर्ड, नमूने या अवक्रमकों का मिश्रण। 5, नमूने का गलत आकार मापने पर। अगली है हमारी हेडिंग एक्यूरेसी एंड प्रिसिजन, परिशुद्धता एवं यथार्थता। परिशुद्धता वास्तविक मान को प्राप्त करने के लिए सबसे नज़दीकी राशि का परिणाम होता है, जबकि यथार्थ माप किसी प्रयोग को बार बार दोहराने पर प्राप्त नज़दीकी राशि होती है। कोई भी प्रणाली जिसमें माप शामिल है वह परिशुद्ध, यथार्थ या दोनों ही हो सकती हैं। फर्स्ट, फॉर एग्जाम्पल, परिशुद्धता सही माप व गणना की गई राशि के बीच का अंतर होता है। यथार्थता 2 प्रकार की होती है। नंबर पहला, पुनरावृत्तीय और पुनः उत्पादकता, रिप्रोडक्टिविटी और रिप्रोबिलिटी। यदि रिप्रोबिलिटी पुनरावर्तनीयता, यह वह भिन्नता है जो कि स्थितियों को स्थिर करने के लिए किए गए सभी प्रयासों के बावजूद उत्पन्न होती है। सेकंड है हमारी रिप्रोडक्टिबिलिटी, जो पुनः उत्पादकता, यह वह भिन्नता है जो कि
एक विधि के अलग अलग यंत्रों या उपकरणों द्वारा काफ़ी लंबे समय तक प्रयोग करने के कारण होती है। अगला है हमारी हेडिंग सिग्निफिकेंट फिंगर्स, सार्थक अंक। अंकों के रूप में प्रयुक्त की गई संख्या को व्यवस्थित करने के लिए महत्वपूर्ण अंकों का उपयोग किया जाता है। सार्थक अंक शब्द का उपयोग अक्सर अंकों के स्थान पर किया जाता है। हम बाईं ओर स्थिर पहले सभी गैर शून्य अंकों से शुरू होने वाले सभी मानों की गणना करके महत्वपूर्ण अंकों की संख्या की पहचान कर सकते हैं। इसमें बताया हम बाईं ओर सभी गैर शून्य अंक, इसका एग्जांपल दूंगा मैं। फॉर एग्जांपल ये है 12.45 से में 4 सार्थक अंक हैं। 6.658 में 4 सार्थक अंक हैं। 0.043 में 2 सार्थक अंक हैं। सार्थक अंक का मतलब है 0.0, जितने भी अंक हैं वो सार्थक होंगे। और अंकों की छोड़ो, जैसे हमारा अगर शून्य अगर बीच में आता है जैसे 0.02, तो हमारी अब ये 3 सार्थक अंक हो गए। 0 अगर दो सार्थक अंकों के बीच में अगर 0 आता है तो वो भी सार्थक अंक माना जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। लॉ ऑफ सिग्निफिकेंट फिंगर्स, सार्थक अंकों के नियम। सार्थक अंकों के क्या नाम होंगे? पहला, सभी गैर शून्य अंक सार्थक हैं। जो भी अंक शून्य नहीं हैं वो सभी सार्थक अंक हैं। जो शून्य को छोड़कर सभी अंक सार्थक होते हैं, इतना याद रखना। सेकंड है, किन्हीं दो अशून्य अंकों के बीच आने वाली सभी शून्य सार्थक होते हैं। किन्हीं दो के बीच आने वाली शून्य को सार्थक माना जाएगा। जैसे कि 3 और ये बीच में आ रही है ना, 3 और 4 7 सार्थक अंक हैं। ठीक। नंबर 3, दशमलव बिंदु के बाद अंतिम गैर शून्य अंक के दाईं ओर सभी शून्य सार्थक हैं। जैसे कि ये हुए बाहरी साइड हैं, इसमें कोई भी सार्थक अंक नहीं है आगे। और मैंने बताया था आपको, पीछे अगर आए शून्य तो वो सार्थक माने जाएंगे। 1 2 3 4 5, जैसे 5 सार्थक अंक हैं। 4, अंतिम गैर शून्य अंक के दाईं ओर सभी शून्य सार्थक हैं। दाईं ओर सभी शून्य, जैसे इसमें 4 सार्थक अंक हैं। अगली हेडिंग है आपकी इम्प्रोटिक्स इन फार्मास्यूटिकल, फार्मास्यूटिकल में अशुद्धियाँ। फार्मास्यूटिकल की दुनिया में एक अन्य औषधि पदार्थ जो निर्माण प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होते हैं उनको छोड़कर अशुद्धता को सामान्यतः एक अन्य कार्बनिक पदार्थ के रूप में माना जाता है। अकार्बनिक संदूषकों को तब तक अशुद्ध नहीं माना जाता जब तक कि वह जहरीले न हो जाएं। जैसे कि भारी धातु या आर्सेन अशुद्धियों के असंख्य स्रोत हैं। अगला है आपका सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस, फार्मास्यूटिकल उत्पादों में अशुद्धियों के स्रोत। औषधि उत्पादों में विभिन्न स्रोतों से अशुद्धियाँ प्राप्त होती हैं। कच्चे माल के साथ में निकलने वाले उत्पादन, नीचे बैठने वाले विलायक, रासायनिक अपघटक तथा लंबे समय तक भंडारण करने पर अशुद्धियाँ प्राप्त होती हैं। आगे, उत्पादक में कच्चे माल के रूप में अशुद्धियाँ, उत्पादक प्रक्रिया में प्रयोग किए जाने वाले अवक्रमक। तो फ्रेंड्स, अब आपके टेस्ट चलेंगे, लिमिट टेस्ट। तो इनको हम सेकंड लेक्चर में कंप्लीट करा देंगे। यदि आपको थोड़ी सी भी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो एक लाइक अवश्य करें। यदि आपको इसी प्रकार के नोट्स चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, मैं वहाँ पर अभी थोड़ी देर में प्रोवाइड करा दूँगा। तो और सेकंड लेक्चर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन अवश्य दबा लें। थैंक यू।